नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नॉलेज पिंक्स में स्वागत है। पिछले सप्ताह मैं कुछ कारणों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। इस वजह से इस सप्ताह जो वीडियो मैं लेकर के आ रहा हूँ, इसमें पिछले सप्ताह जितने भी करंट अफ़ेयर्स थे, यानी कि 15 अक्टूबर से अभी तक जितने भी करंट अफ़ेयर्स हैं, उसको सभी को एक साथ इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप इस भाग को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो आप उसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि जब भी मैं इस प्रकार की वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ, तब आपको इसकी नोटिफ़िकेशन आपको समय पर मिल सके और आप समय पर उस वीडियो को जाकर के देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला करंट अफ़ेयर्स है, वो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस को लेकर के है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस जो है, प्रत्येक वर्ष 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में महासभा के एक संकल्प के द्वारा प्रत्येक वर्ष 17 अक्टूबर को यह जो गरीबी उन्मूलन दिवस है, इसको मनाए जाने का निर्णय किया गया था। तो इस बार भी 17 अक्टूबर को यह जो है मनाया गया। इसका उद्देश्य क्या था, ये देख लेते हैं। तो दुनिया भर में विशेष रूप से विकासशील देशों में गरीबी और गरीबी उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने के लिए यह जो गरीबी उन्मूलन दिवस है, यह मनाया जाता है। देख लेते हैं कि 2023 के लिए इसका थीम क्या था। तो 2023 के लिए हमारा जो थीम था, सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा। ये गरीबी उन्मूलन दिवस का जो 2023 के लिए थीम था, सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा। अब आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कब से मनाया जाता है। तो ये 1992 से मनाया जाता है। 22 सितंबर 1992 को महासभा ने एक संकल्प के द्वारा यह प्रस्ताव तैयार किया था कि 17 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाएगा। इस टॉपिक पे जो हमारा बूस्टर है, वो देख लेते हैं हम लोग कि यह तीसरी बार है, यह तीसरी दशक है जिसमें 2018 इसको माफ कीजिएगा, 2018 से लेकर के 2027 को महासभा ने गरीबी उन्मूलन के तीसरे वर्ष के रूप में चुना है। तीसरे वर्ष कहने का मतलब है, इससे पहले 2 बार और चुना गया है। तो यह जो है तीसरी दशक है जिसको चुना गया है 2018 से लेकर के 2027 तक के लिए। इसके बाद हमारा जो अगला करंट अफेयर्स है, वो विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का है। याद रखिए, यह जो विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 हुआ, ये बर्लिन में आयोजित हुआ। बर्लिन अर्थात जर्मनी में। याद रखिएगा, 15 से 17 अक्टूबर 2023 को यह जो है आयोजन हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह जो आयोजन हुआ था, ये फिजिकली नहीं हुआ था, ये पूरी तरह से वर्चुअली हुआ था, ऑनलाइन मोड पे हुआ था। तो याद रखिए, इसको ऑनलाइन मोड पे वर्चुअली हुआ था। इसके लिए थीम चुना गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसका जो थीम था, वैश्विक स्वास्थ्य कार्यवाही के लिए एक परिभाषित वर्ष। बहुत इंपॉर्टेंट ये थीम है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद फिर हम लोग विशेष क्या है देख लेते हैं। तो भारत ने इस विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 में 75-25 की शुरुआत की। ये एक पहल है जिसमें 25 का मतलब है 2025। इसमें कहा गया कि उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर और मधुमेह पीड़ित यानी कि डायबिटिक्स, तो इनके जो पेशेंट हैं, 75 मिलियन ऐसे पेशेंट या ऐसे व्यक्ति जिनकी जांच करनी है और उनको मानक देखभाल प्रदान करना है। तो 75 से आशा 75 मिलियन और 25 से आशा 2025 तक। तो उच्च रक्तचाप और मधुमेह पीड़ित 75 मिलियन व्यक्तियों को 2025 तक जांच करना और उनको मानक देखभाल प्रदान करना। इसके बाद हमारा जो अगला करंट अफेयर्स है, वर्ष 2028 ओलंपिक को लेकर के है, जिसमें 5 खेलों को शामिल किया गया, जिसमें क्रिकेट भी है। तो आइए देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंस क्या-क्या है। तो सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट जो जानने के लिए है, वो इसका आयोजन। तो वर्ष 2028 ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? लॉस एंजेलिस में किया जाएगा और यह जो है कैलिफोर्निया का पार्ट है, कैलिफोर्निया जो कि यूएसए में आता है। तो अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट जो बात है इसमें जानने के लिए कि किस फॉर्मेट को जो है इसमें शामिल किया गया है, क्रिकेट के किस फॉर्मेट को? तो टी20 इंटरनेशनल जो क्रिकेट है, उसको शामिल किया गया है और इसमें मेंस एज़ वेल वुमेन्स दोनों ही टीम को शामिल किया गया है। अब याद रखते हैं इसमें कि कितने टीमों को शामिल किया जाएगा या कितने टीमों को मौका मिलेगा। तो महिला और पुरुष की अलग-अलग 6-6 टीमों को मौका मिलेगा। याद रखिए, दोनों ही अलग-अलग टीमें होंगी, 6 पुरुष की और 6 महिला की टीमें होंगी। अब इसका जो सिलेक्शन होगा 6 टीमों का, ये किस प्रकार से होगा, ये आईओसी डिसाइड करेगा। आने वाले समय में इसका अपडेट जो है जैसे आईओसी के द्वारा दिया जाएगा, तो मैं भी इसको वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट पहुँचा दूँगा। तो याद रखिए, शामिलकर्ता जो है आईओसी है। आईओसी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, जिसका हेडक्वार्टर लाओसने स्विट्जरलैंड में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन जो है कूट के माध्यम से अलग-अलग पॉइंट में दिए जाते हैं, जिसको आपको सही गलत जो है चॉइस करना होता है। तो याद रखिएगा, आईओसी का जो हेडक्वार्टर है लाओसने स्विट्जरलैंड है। अब देखिए, वोटिंग के द्वारा इसको शामिल किया गया कैसे? तो मेजॉरिटी जितने भी आईओसी मेंबर की थी, उसमें वोटिंग कराया गया, उसमें जितनी भी मेजॉरिटी आई, वो क्रिकेट और जो 4 अन्य खेल हैं, उनको शामिल करने के फेवर में आया, तो इसको शामिल कर लिया गया। अब बूस्टर देख लेते हैं इसमें क्या है। तो ओलंपिक में क्रिकेट का 128 वर्ष बाद फिर से प्रवेश होगा। याद रखिए, ये पहली बार नहीं है, ये दूसरी बार है। इससे पहले भी वर्ष 1900 में पेरिस ओलंपिक में यह जो खेल है क्रिकेट का, वो शामिल किया जा चुका है। एक ही बार हुआ था वर्ष 1900 में पेरिस ओलंपिक में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद फिर एक नोट करने वाली बात है कि क्रिकेट के अतिरिक्त 4 अन्य खेलों को भी शामिल किया गया है। क्रिकेट के अतिरिक्त यानी कि क्रिकेट के अलावा 4 अन्य, यानी कि टोटल जो है 5 हो जाएँगे। क्रिकेट के अलावा ये जो 4 है, ये अन्य, ये क्रिकेट और ये जो है टोटल 5। तो जो 4 अन्य खेल हैं वो कौन-कौन से हैं? बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस, स्क्वैश, जो है ये 4 अन्य खेल हैं जिसको वर्ष 2028 के ओलंपिक में शामिल किया जाना है। अब इसके बाद हमारा जो अगला करंट अफेयर्स है, वो भारत के बाहर अंबेडकर की सबसे ऊँची प्रतिमा का अनावरण जो किया गया है, उसको लेकर के है, जिसमें इसका जो अनावरण हुआ है वो कहाँ हुआ है? तो मैरीलैंड शहर में हुआ है, मैरीलैंड शहर जो कि यूएसए में आता है। तो याद रखिए, ये जो है 14 अक्टूबर 2023 को अनावरण किया गया, क्योंकि इसी दिन अंबेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। तो इसका कारण यही है, आप इसको भी याद रखिए, ये एक फैक्ट के रूप में है। इसकी ऊँचाई कितनी है?
तो 19 फुट की ऊंचाई है, जो कि भारत के बाहर स्थापित किया गया या अनावृत किया गया सबसे ऊंची प्रतिमा है भीमराव अंबेडकर की। तो इसका जो नामकरण किया गया है, याद रखिए, स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी, स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी नाम दिया गया है इस जो प्रतिमा है उसको अनावरण करते समय। और एक बूस्टर है, इसको याद रखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून व न्याय मंत्री थे। ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। इसके बाद हमारा अगला जो करंट अफेयर्स है इसको देखते हैं। तो देखिए, यूरोपीय संघ का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार 2023, ठीक है, तो ये देखिए किसको मिला, महसा अमीनी। महसा अमीनी जो है कुर्दिश ईरानी महिला है जिनको यह जो है पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा, ये हिजाब प्रथा विरोध में प्रखर चेहरा के रूप में उभर करके आई थी और इनको जो है मरणोपरांत जो है प्रदान किया गया है। याद रखिए, ये अभी जीवित नहीं है, इनको मरणोपरांत जो है यह पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा, नाम जो है महसा अमीनी। हिजाब प्रथा के विरोध में बहुत ही फेमस हुई थी, ये पिछले जो वर्ष हुआ था हिजाब विरोध में, तो याद रखिए। उसके बाद देखिए, इसमें जो कुछ डाटा है जो निकल करके आते हैं। 16 सितंबर 2022 को जो है इनको पहली बार जो है गिरफ्तार किया गया। हिजाब प्रथा के विरोध में यह जो है आंदोलन कर रही थी, तो वहां से इनको गिरफ्तार करके 3 दिन के लिए जेल में रखा गया। उसके बाद 3 दिन की हिरासत के बाद इनको काफी सारी चोटें आई, पुलिस की कस्टडी में इनको काफी यातनाएं झेलने पड़े। तो उनके उस दौरान जो है चोट के द्वारा इनकी जो है मृत्यु हो गई थी, ऐसा सामने निकल कर गया है। हालांकि पुलिस, वहाँ की जो लोकल पुलिस थी, उनके द्वारा यह जो डाटा है इसको छुपाया गया। फिर भी ये जो बातें हैं जो सामने निकल कर गया है कि उनके जो मृत्यु हुई वो पुलिस कस्टडी में वहाँ हिरासत के दौरान लगे चोट के कारण ही हुई थी। अब इसमें बूस्टर क्या है देख लीजिए। तो वर्तमान यूरोपीय संघ के अध्यक्ष, ये देखिए, ये जो पुरस्कार है यूरोपीय संघ का शीर्ष पुरस्कार, मानवाधिकार पुरस्कार, ये यूरोपीय संघ के द्वारा ही दिया जाता है। तो याद रखिए, यूरोपीय संघ के जो अध्यक्ष हैं रोबर्टा मेत्सोला, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, रोबर्टा मेत्सोला। इसके बाद आगे देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार किसको मिला, धोर्डो गुजरात को। ये देखिए, गुजरात का ये गांव है धोर्डो, जिसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है। तो किसने दिया, याद रखिए, संयुक्त राष्ट्र के विश्व पर्यटन संघ ने। विश्व पर्यटन संघ, याद रखिएगा, इसको किसी भारतीय संस्था ने नहीं दिया या भारत सरकार ने नहीं दिया है, संयुक्त राष्ट्र के विश्व पर्यटन संघ ने यह पुरस्कार दिया है। धोर्डो गुजरात देखिए क्या है, तो कच्छ के सफेद रण के किनारे स्थित एक छोटा सा गाँव है जो जिसको यह जो है पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद हमारा जो अगला करंट अफेयर्स है इसमें देखते हैं, अभिनेता राजकुमार राव को चुनाव आयोग के नेशनल आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है। ये अभिनेता राजकुमार राव है, इसको देख लीजिए, इनको जो है चुनाव आयोग के नेशनल आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्ष 2023-24 में जितने भी इलेक्शन होने वाले हैं उसके लिए अभिनेता आर राजकुमार राव को जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है, राजीव कुमार, इन्होंने नियुक्त किया है ऑफिशियली चुनाव आयोग के नेशनल आइकन के रूप में। याद रखिए, राजीव कुमार जो है वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी है। इनका क्रम याद रखिएगा 25वें मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। और चुनाव आयोग का संबंध संविधान के आर्टिकल कौन से आर्टिकल से, तो याद रखिए आर्टिकल 324 से है। इसको हमने पहले ही और देखा है पिछले वाले वीडियो में, तो आप वहां भी जाकर के देख सकते हैं। इसके बाद फिर इसमें बूस्टर क्या है तो देख लीजिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो गठन हुई थी, स्थापना हुई थी, वो कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को जो है हुआ था। ये इतने करंट अफेयर्स थे। इसमें आगे हम लोग देखते हैं, गहन मिशन इंद्रधनुष 5.0, ये जो है एक अभियान है मिशन इंद्रधनुष 5.0 के रूप में, जिसमें मिशन इंद्रधनुष 5.0 की शुरुआत 2023 में खसरा और रूबेला वायरस के उन्मूलन के हेतु प्रारंभ किया गया। याद रखिए, खसरा और रूबेला वायरस के, ये 5.0 की बात है, जिसमें खसरा और रूबेला वायरस के उन्मूलन के लिए स्पेशली जो है प्रारंभ किया गया। इसका लक्ष्य देख लेते हैं क्या है, राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार टीकाकरण की कवरेज को बढ़ाना है। इसके लिए खसरा और रूबेला के लिए टीकाकरण की जो कवरेज है उसको बढ़ाना है, ठीक है। इसमें विशेष क्या है, इस अभियान में 5 वर्ष के बच्चे को भी शामिल किया गया है। इससे पहले 5 वर्ष के बच्चों को शामिल नहीं किया जाता था, केवल 2 वर्ष तक के बच्चे जितने भी होते थे उनको शामिल किया जाता था। पहली बार है 5.0 की जो अभियान है, इसमें पहली बार 5 वर्ष तक के बच्चों को भी शामिल किया गया है। इसमें बूस्टर देख लेते हैं, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत जो है वर्ष 2014 में की गई थी। याद रखिए, वर्ष 2014 में पहली जो शुरुआत हुई थी, और सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान के तहत इसका जो है शुरुआत किया गया था, जिसमें 12 प्रकार की बीमारियों का टीकाकरण किया जाना था। ये इतना इंपॉर्टेंट डाटा था, इसको याद रखिए। इसके बाद फिर हमारा अगला करंट अफेयर्स है, देश की पहली रैपिड एक्स ट्रेन नमो भारत का लॉन्च किया गया। तो देखिए, इसका लॉन्च जो है कहाँ किया गया और किसके द्वारा किया गया, तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 20 अक्टूबर 2023 को किया गया। कहाँ से कहाँ तक के लिए, तो गाजियाबाद के साहिबाबाद से दोहाई डिपो के मध्य। ये जो है 3 चरणों में पूरा होगा। पहला चरण में जो है, याद रखिए, 5 स्टेशन, जिसमें दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ के मध्य 17 किलोमीटर में 5 स्टेशन पड़ेंगे, वहां इनका उद्घाटन किया गया है वर्तमान में। याद रखिए, यह जो है एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जिसकी रफ्तार जो है 160 किलोमीटर पर आवर है। इसको मिनी बुलेट ट्रेन के रूप में भी कहा जा रहा है। इसमें विशेष क्या है देखिए, इसमें विशेष रैपिड ट्रेन के लिए 8 रूट की पहचान की गई है, टोटल 8 रूट की पहचान की गई है। और दिल्ली मेरठ का जो 42 किलोमीटर का रूट है उसको 2025 में शुरू कर दिया जाएगा। इसका जो मुख्य लक्ष्य है, दिल्ली और मेरठ के मध्य जो है 2025 तक 82 किलोमीटर का रूट होगा, उसको शुरुआत किया जाएगा। हमारा जो अगला करंट अफेयर्स है मिशन गगनयान को लेकर के है। तो याद रखिए, मिशन गगनयान का एक सफल टेस्टिंग किया गया, सफल परीक्षण किया गया, जो कि इसरो की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसरो की महत्वाकांक्षी योजना है। तो इसका प्रथम परीक्षण किया गया, कब किया गया, 21 अक्टूबर 2023 को किया गया। और कहाँ से किया गया, तो याद रखिए, श्रीहरिकोटा से किया गया। श्रीहरिकोटा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में।
ठीक है। इसमें क्या किया गया, 17 किलोमीटर ऊपर तक रॉकेट के माध्यम से क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम को सुरक्षित व सटीक तरीके से पश्चिम बंगाल की खाड़ी में उतारा गया। तो सबसे पहले 17 किलोमीटर तक की ऊंचाई में ले जाया गया रॉकेट के माध्यम से, और क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम को सुरक्षित तरीके से फिर से बंगाल की खाड़ी में उतारा गया और वहां नौसेना के माध्यम से उसको वापस सुरक्षित लाया गया। अब देखते हैं इसमें अगले साल एक और टेस्ट फ्लाइट होगी। ये जो है पहली परीक्षण है। इसके बाद एक और परीक्षण होगी जिसमें ह्यूमनॉइड रोबोट व्योम मित्र को भेजा जाएगा। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो अगला जो टेस्टिंग होगा उसमें रोबोट को भेजा जाएगा, उस रोबोट का नाम जो है व्योम मित्र है। ठीक है। यह मिशन क्या है इसको देखते हैं हम। मिशन गगनयान जो है 2025 में क्रू मॉड्यूल से, ये जो क्रू मॉड्यूल का अभी जो टेस्टिंग किया गया 17 किलोमीटर ऊपर ले जाकर के, उसी क्रू मॉड्यूल में 3 यात्रियों को 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा जाएगा। याद रखिए, 400 किलोमीटर पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा जाएगा और कक्षा के चक्कर लगा करके वापस सुरक्षित पृथ्वी पर लाया जाएगा। इसी की टेस्टिंग हुई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। इसके बाद फिर हमारा 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, जिसको हाल ही में अक्टूबर में ही प्रोवाइड किया गया जितने भी विनर्स थे उनको। तो इसका आयोजन सबसे पहले देख लेते हैं कहाँ किया गया। तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। और यह जो पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया गया, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रेसिडेंट ऑफ भारत या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके द्वारा दिया गया। इसमें बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज थे, जिसमें से कुछ कैटेगरीज को जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मैंने यहाँ लिया है, हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। तो जिसमें सबसे पहले देखते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में अल्लू अर्जुन जो है इनको दिया गया है। जो पुरस्कार है वो किस लिए दिया गया, पुष्पा द राइज यानी पार्ट 1 के लिए। पुष्पा का जो 2 सीरीज है, पुष्पा द राइज और उसके बाद फिर पुष्पा की एक अगली पार्ट है पार्ट 2। तो पुष्पा द राइज जो है पार्ट 1 के लिए यह पुरस्कार जो है दिया गया है इसको, अल्लू अर्जुन को। इसके बाद फिर जो सपोर्टिंग एक्टर है, सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग एक्टर के रूप में पंकज त्रिपाठी को यह जो पुरस्कार है वो दिया गया है। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस। सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस की कैटेगरी में आलिया भट्ट को दिया गया और उसके साथ साथ कृति सेनन को भी इसको संयुक्त रूप से दिया गया। आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी जो उनकी फिल्म थी उनके लिए दिया गया और कृति सेनन को मिमी के लिए दिया गया। याद रखिए। उसके बाद फिर बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी है, तो बेस्ट फीचर फिल्म में रॉकेटरी को यह जो है पुरस्कार दिया गया, जिसके निर्देशक जो है आर माधवन है। ठीक है। उसके बाद फिर बेस्ट हिंदी फिल्म की कैटेगरी में सरदार उधम को, यह जो है उधम सिंह को यह जो है पुरस्कार दिया गया। इसके साथ साथ एक और डाटा है जिसको याद रखिए कि सर्वश्रेष्ठ इंटरटेनिंग जो मूवी है वो किसको दिया गया, तो सर्वश्रेष्ठ इंटरटेनिंग मूवी जो है RRR को दिया गया यह पुरस्कार जो है। ठीक। इसमें बूस्टर देख लेते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1954 में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वर्ष 1954 में किया गया। यह पुरस्कार भारत सरकार के फिल्म निदेशालय के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद फिर हमारा एक अन्य पुरस्कार है जिसको इसी वर्ष 2023 में दिया गया, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। यह पुरस्कार भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत ही दिया जाता है और हाल ही में यह पुरस्कार जो है वहीदा रहमान जी को दिया गया। वहीदा रहमान जी को दिया गया। ये जो है वर्ष 2021 के लिए था, वहीदा रहमान जी को दिया गया। इससे पहले वर्ष 2020 के लिए आशा पारेख जी को दिया गया था। याद रखिएगा, इसको भी एक साइड में एक नोट बना करके रख लीजिएगा कि आशा पारेख को इससे पहले जो है यह पुरस्कार दिया गया था। तो किसके द्वारा दिया गया, तो भारत सरकार के फिल्म समारोह निदेशालय यानी फिल्म निदेशालय के द्वारा यह जो पुरस्कार है 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड के दौरान नई दिल्ली में दिया गया। किनके द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है, बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा। फिर किस लिए दिया गया, तो भारतीय सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए जो पुरस्कार है वो दिया जाता है। ठीक है। पुरस्कार में क्या क्या शामिल होता है, तो स्वर्ण कमल होता है। ये ऑलरेडी पिछले कुछ वर्ष पहले यह जो क्वेश्चन है ऑलरेडी आ चुका है, तो इसको याद रखिएगा। स्वर्ण कमल, एक शॉल और 10 लाख की राशि इसमें दी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये जो बात है इसको याद रखिए। इसमें बूस्टर क्या है देख लेते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वर्ष 1969 में जो है शुरुआत हुआ था। कब हुआ था, वर्ष 1969 में। तो प्रथम पुरस्कार वर्ष 1969 में नहीं दिया गया, याद रखिएगा, वर्ष 1973 में दिया गया 17वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के दौरान। और प्रथम पुरस्कार विजेता कौन है, तो देविका रानी है, जिनको यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया पहली बार। दादा साहब कौन है, तो दादा साहब जिनको हिंदी सिनेमा का जनक भी कहा जाता है। याद रखिए, वर्ष 1913 में अपनी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किया था। इन्होंने वर्ष 1913 में अपनी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र जो है बनाई थी, उनका निर्देशन किया था। तो याद रखिए, उन्हीं के नाम पर जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है दिया जाता है। इसके बाद भारत सरकार केंद्रीय कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसला करते हुए 6 फसलों की एमएसपी दर में बढ़ोतरी की है। तो याद रखिए, ये जो हमारा अगला करंट अफेयर्स है, 6 फसलों की एमएसपी दर में बढ़ोतरी की गई है। कब किया गया, तो 18 अक्टूबर 2023 के केंद्रीय कैबिनेट का जो बैठक हुआ उसमें यह फैसला लिया गया, जिसमें 6 फसल कौन कौन से हम लोग देखेंगे। तो गेहूं है सबसे पहले। गेहूं का जो दर था पिछले वर्ष 2125 रुपए था, जिसको बढ़ा करके 2275 रुपए कर दिया गया। ठीक है। और यहाँ जो वृद्धि दी गई है इसको आप याद रखिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको एक बार देख लेंगे। उसके बाद फिर जो अगला जो फसल है वो जौ है। जौ का पिछला वर्ष जो मूल्य था वो 1735 रुपए था, जिसको बढ़ा करके 1850 रुपए कर दिया गया है। चना देख लेते हैं। चना जो है 5335 रुपए था, जिसको वर्तमान में 5440 रुपए कर दिया गया है। मसूर 6000 रुपए था, अभी वर्तमान में 6425 रुपए कर दिया गया है। सरसों जो है, सरसों की फसल का पिछला जो एमएसपी था वो 5450 रुपए है, वर्तमान में 5650 रुपए कर दिया गया। इसके बाद फिर कुसुम है। कुसुम को 5600 रुपए, पिछले वर्ष 5600 रुपए की एमएसपी पर खरीदी जा रही थी,
वर्तमान में इसको 5800 रुपये की एमएसपी पर खरीदी जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी हुई, इसको याद रखिए। इसमें 2014 के मुकाबले में इतनी सारी जो बढ़ोतरी हुई है, इसको भी आप देख सकते हैं अगर देखना चाहेंगे तो। ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद देखते हैं, केंद्र ने 4 राष्ट्रीय वीरता पदकों का विलय किया, जिसको 4 राष्ट्रीय वीरता पदक जो थे अलग-अलग क्षेत्रों में दिया जा रहा था, अलग-अलग नामों से जाना जा रहा था, इसको अब विलय करके एक नाम से जाना जाएगा। वो कौन से नाम से? वीरता के लिए राष्ट्रीय पदक पुरस्कार, ठीक है? याद रखिए, वीरता के लिए राष्ट्रीय पदक पुरस्कार, इस नाम से अभी अब सभी जितने भी वीरता पदक पुरस्कार थे, उनको जाना जाएगा। ये कौन-कौन से पदक थे, वीरता पदक जो हैं, उसको देख लेते हैं। तो पुलिस के क्षेत्र में था, एक अग्निशमन जो सेवा है उसके क्षेत्र में था, होमगार्ड के क्षेत्र में था, नागरिक सुरक्षा व सुधार सेवा इस क्षेत्र में था। ये इतने सारे अलग-अलग राष्ट्रीय वीरता पदक पुरस्कार थे, इनको अब एक करके वीरता के लिए राष्ट्रीय पदक पुरस्कार कर दिया गया है। इसके बाद देखते हैं, देश की पहली नैनो डीएपी प्लांट की शुरुआत। याद रखिए, देश की पहली नैनो डीएपी प्लांट, ठीक है? इसकी शुरुआत कहाँ हुई है? तो गांधीनगर गुजरात में। गांधीनगर गुजरात में इसकी घोषणा जो है अमित शाह ने किया था, अमित शाह ने, ठीक है? फिर देख लेते हैं डीएपी का फुल फॉर्म क्या है? तो डाई अमोनिया फॉस्फेट, डाई अमोनिया फॉस्फेट डीएपी का फुल फॉर्म है। ये साइंस की पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है। डीएपी में क्या होता है? नाइट्रोजन व फास्फोरस का एक अच्छा स्रोत होता है, जिसको सप्लीमेंट्री के रूप में मिट्टी में डाला जाता है, ठीक है? तो वर्तमान में किसके द्वारा जो शुरुआत किया गया? तो घोषणा अमित शाह के द्वारा किया गया था, और इसकी शुरुआत जो होगी इफ्को के द्वारा होगी। इफ्को का फुल फॉर्म इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है? ये फुल फॉर्म है, इसको याद रखिएगा। अब देख लेते हैं इफ्को की स्थापना कब हुई थी। इफ्को का जब नाम ही आ गया है तो 3 नवंबर 1967 को दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर भी जो है दिल्ली में ही है, ठीक है? इसके बाद हमारा जो अगला करंट अफेयर्स है, प्रधानमंत्री मातृत्व योजना 2.0 को लेकर के है। तो देखते हैं क्या है प्रधानमंत्री मातृत्व योजना 2.0। इसमें गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए सशर्त नगद अंतरण योजना है, ठीक है? याद रखिएगा, सशर्त नगद अंतरण योजना। किसके लिए? गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए। योजना से संबंधित मंत्रालय कौन सी है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है? योजना का प्रकार कैसा है? तो योजना जो है पूर्णतः केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें पूरा अंश केंद्र के द्वारा ही दिया जाएगा। इसके लाभार्थी कौन-कौन है? तो अनौपचारिक व असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली ऐसी पीडब्ल्यूएंड-एलएम, यानी कि गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताएं जिनकी उम्र जो है 19 वर्ष पूरी हो चुकी हो, वो जो है इसके लाभार्थी हो सकते हैं। इसमें विशेष क्या है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत वर्ष 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है? जो प्रथम चरण था, प्रथम जो योजना थी प्रधानमंत्री मातृत्व योजना, उसकी शुरुआत 2017 में की गई थी, और जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत था। इसमें बूस्टर देख लेते हैं। वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री मातृत्व विकास योजना 2.0 के रूप में संशोधित कर मिशन शक्ति के अंतर्गत इसको शामिल किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में 2022 से इसको मिशन शक्ति के रूप में भी संचालित किया जा रहा है। इसके बाद देख लेते हैं, देश का पहला नौसेना वीरता संग्रहालय कहाँ है, किस स्थान पर इसका जो स्थापना है वो किया जाएगा? तो लखनऊ में, लखनऊ अर्थात उत्तर प्रदेश में इसका स्थापना किया जाएगा, जिसकी घोषणा हाल ही में अक्टूबर 2023 में किया गया। इसमें विशेष बात याद रखिए, इसमें मिसाइल, युद्धपोत, टारपीडो से लेकर भारतीय नौसेना के इतिहास से जुड़ी समस्त चीजें जो है देखने को मिलेगी इस संग्रहालय में। इसमें साथ ही साथ नौसेना के विमान व हेलीकॉप्टर भी प्रदर्शित होंगे। नौसेना की जानकारी के लिए डिजिटल इंटिपेशन सेंटर बनेगा, ठीक है? नौसेना की जानकारी के लिए डिजिटल इंटिपेशन सेंटर इसको शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो जलयान का प्रयोग किया जाता था उसको भी दर्शाया जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं सरस्वती सम्मान 2022, जो कि वर्ष 2023 में दिया गया, ठीक है? ये 2022 के लिए था, वर्ष 2023 में दिया गया। तो इसके प्राप्तकर्ता कौन है? तो श्रीमती शिव शंकरी जी हैं। वर्ष 2022 सरस्वती सम्मान की प्राप्तकर्ता श्रीमती शिव शंकरी। यह एक तमिल लेखिका हैं एवं कार्यकर्ता भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिनको यह पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2022 में उनकी आत्मकथा सूर्यवांशम, ठीक है? सूर्यवांशम, यह उन्होंने आत्मकथा लिखी थी, जिसके लिए यह पुरस्कार उनको दिया गया। इसके प्रदाता कौन है, प्रदानकर्ता कौन है? तो के बिरला फाउंडेशन जो है हर बार प्रत्येक वर्ष इसको देते हैं। इसमें बूस्टर क्या है देख लेते हैं। प्रथम सरस्वती सम्मान प्राप्तकर्ता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं, जिन्होंने अपनी आत्मकथा के लिए इसको प्राप्त किया था। इसका आरंभ कब हुआ? तो वर्ष 1991 में इसका आरंभ किया गया। किनके द्वारा किया गया था? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा वर्ष 1991 में किया गया था। यह पुरस्कार जो है प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज किसी भाषा में, किसी भी एक भाषा में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। इसमें इस सम्मान में क्या क्या शामिल होता है? तो इसमें शॉल दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और 15 लाख रुपए की राशि जो है पुरस्कार प्राप्तकर्ता को दिया जाता है। इसके बाद फिर कुछ अन्य करंट अफेयर्स है जिनको हम लोग देख लेते हैं। झारखंड सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा ऐप जी गुरुजी लॉन्च किया। याद रखिए, झारखंड सरकार की एक ऐप है जिसको स्कूली बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया। ऐप का नाम है जी गुरुजी, ठीक है? इसको शिक्षा एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार के द्वारा तैयार किया गया और इसको संचालित किया जाएगा। ऐप में 1 से लेकर के 12वीं तक की समस्त किताबें उपलब्ध रहेंगी। साथ ही साथ ऑनलाइन वीडियोस भी अपलोड किए जाएंगे ताकि बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा में कोई असुविधा न हो। इसके बाद फिर हमारा जो अगला करंट अफेयर्स है काटी बिहू 2023 को लेकर के है। एक असम का एक त्योहार है,
जिसको 18 अक्टूबर 2023 को असम कैलेंडर के अनुसार मनाया गया। इसको देख लेते हैं, इसको और क्या कहा जाता है। तो काटी बिहू को कोंगाली बिहू भी कहा जाता है। कोंगाली बिहू, कोंगाली का जो तात्पर्य होता है गरीबी होता है या गरीब होता है, तो कोंगाली बिहू भी कहा जाता है। कोंगाली बिहू या काटी बिहू की जो शुरुआत होती है वो नई फसल को काटने को लेकर के होती है, जिसमें नए फसल को लेकर के उत्साहित लोगों के द्वारा उसकी प्रार्थना पूजा की जाती है। उसके पश्चात फसल काटने की परंपरा जो है आगे बढ़ाई जाती है। इसमें बूस्टर देख लेते हैं। असम में 3 प्रकार के बिहू पर्व जो है मनाया जाता है, 3 प्रकार से। एक होता है भोगाली बिहू, जो कि जनवरी महीने में मनाया जाता है। दूसरा रोंगाली बिहू या बोहाग बिहू, इसी को बोलते हैं बोहाग बिहू, यह जो है अप्रैल मंथ में मनाया जाता है। उसके बाद काटी बिहू, जिसको कोंगाली या गरीबी बिहू भी कहा जाता है, इसको अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। इसके बाद अगला करंट अफेयर्स न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री को लेकर के है, जिसमें क्रिस्टोफर लक्सन जो होंगे अगले प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। अभी इनकी नियुक्ति नहीं हुई है, लेकिन चुनावी आंकड़े जो अभी निकल करके आए हैं उनके द्वारा क्रिस्टोफर लक्सन को पूर्णतः रूप से बहुमत जो है मिल चुका है और वो अगले प्रधानमंत्री के रूप में न्यूजीलैंड के संसद में शपथ ग्रहण करेंगे। इसके बाद एक अन्य करंट अफेयर्स है जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्पेस ऑन व्हील ये एक कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत जो है अरुणाचल प्रदेश में किया गया। स्पेस ऑन व्हील कार्यक्रम की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद अगला करंट अफेयर्स सबसे लंबा ग्लास ब्रिज को लेकर के है, जो कि केरल के इडुक्की जिले में वागामोन गांव में स्थापित किया गया है या बनाया जा रहा है, इसको लेकर के है, जिसमें इसकी कुल लंबाई जो है 120 फीट, याद रखिए 120 मीटर नहीं 120 फीट की इसकी कुल लंबाई होगी और इसकी ऊंचाई 3500 फीट की ऊंचाई पर जो है इसको स्थापित किया गया है। इसे बनाने के लिए जर्मनी से हाई डेंसिटी ग्लास को आयात किया गया है। ठीक है, इसकी जो कुल लागत है वो 3 करोड़ रुपए आंकी गई है, जो कि वर्तमान में तैयार हो चुकी है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको जरूर लाइक कीजिए, साथ ही साथ अच्छा नहीं लगा तो जाकर के डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी इस प्रकार की वीडियो जो है मैं यूट्यूब पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए और उस करंट अफेयर्स की वीडियो को आप समय पर देख सकें। मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ, नई अगले सप्ताह में नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद। जय श्री राम।